हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लिया था। अब हम बाकी के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को देखेंगे, जैसे कि नेचुरल वाला हम देखेंगे, फिर हम जो साइटोटैक्सोनॉमी है उसके हिसाब से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और उसके बाद में हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और हायरार्की को पढ़ेंगे, जिसमें किंगडम, स्पीसीज, टैक्सा वगैरह वगैरह क्या कौन कौन से ग्रुप हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए जरा हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम की। क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या क्या इंक्लूड करना है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में? सबसे पहले तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को तो लेंगे ही लेंगे, साथ में इंटरनल कैरेक्टर्स को भी जोड़ देंगे। ठीक है, इंटरनल कैरेक्टर्स में हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अलावा एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से भी कर सकते हैं, टिश्यू के हिसाब से कर सकते हैं, मतलब हिस्टोलॉजी क्लासिफिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। साथ में हम जो क्रोमोसोम वगैरह है और केमिकल्स हैं ये भी देख सकते हैं। तो कीमो टैक्सोनॉमी मतलब केमिकल्स के हिसाब से कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम एक और चीज लिख देते हैं, साइटोलॉजी के हिसाब से। सेल के स्ट्रक्चर में मान लो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक अगर हम कंसीडर करें तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी ले लेते हैं। चलो, क्या होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह के स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें रूट, स्टेम, लीव्स और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स को यूज करना है क्लासिफिकेशन के लिए। और यहां पे हम फ्लोरल कैरेक्टर्स को क्या देंगे? वेटेज देंगे। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहां पे वेटेज जो है वो फ्लोरल कैरेक्टर्स को रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल कैरेक्टर्स की वेटेज इतनी ज्यादा रहेगी कि हमने पूरी फैमिलीज जो है वो फ्लोरल कैरेक्टर्स के हिसाब से बना रखी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और इंटरनल कैरेक्टर्स को ले लेते हैं तो उस हिसाब से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। बाद में फिर हम फाइलोजेनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइलोजेनी देखते हैं, क्या होता है फाइलोजेनी, किस किस स्टेप पे क्या क्या चेंज हुआ, ये फाइलोजेनी कहलाता है। इसे आप कह सकते हो कि इवोल्यूशन में कौन पहले आया कौन बाद में आया, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, ये भी जो है फाइलोजेनी के अंदर कंसीडर करते हैं। फाइलोजेनी जो टर्म है वो दी थी हैकल ने। ठीक है, देखो फाइलोजेनी को अगर हम इंक्लूड करते हैं ना तो बन जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कभी भी अकेला नहीं होगा, उसे किसी और सिस्टम के साथ में जोड़ा जाता है। आर्टिफिशियल के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा आर्टिफिशियल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, नेचुरल के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर आप जोड़ते हो तो क्लासिफिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है, अच्छा हो जाता है। फाइलोजेनी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, और फाइलोजेनी को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया वो बताते हैं। तो 1859 में डार्विन ने एक बुक पब्लिश करी। डार्विन की बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था। तो बेसिकली डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम से बुक पब्लिश करी।
इस बुक के अंदर उन्होंने बातें करी हैं दो कंसेप्ट की। एक तो बातें करी है ब्रांचिंग डिसेंट की, ठीक है, एक बात करी है नेचुरल सिलेक्शन की। तो डार्विन का कहना है कि नेचुरल सिलेक्शन से नई स्पीसीज बनती हैं, ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट समझ लेते हैं, कोई एक ए प्राणी है, उसके कई सारे प्रोजेनी हुए बी सी डी ई, इसमें से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, डी में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आया और इसकी जो प्रोजेनी है वो आगे चलकर एफ और जी हो गई, ठीक है, ई की भी आगे चलकर आई और जे जो है प्रोजेनी हो गई। अब इन दोनों का आपस में अगर आप देखोगे तो रिलेशन तो है डी और ई से, और डी और ई का आपस में कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि विद जनरेशंस, आगे आगे जैसे जैसे जनरेशंस बढ़ती हैं वैसे वैसे कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे नई नई स्पीसीज आगे चलकर बनेगी। लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं तो जो सबसे करीब हैं, तो आप ये मान लो कि वो किसी ना किसी कॉमन एंसेस्टर को फॉलो करते होंगे। तो अगर मान लो कि मैं किसी एक्स वाई और जेड को सेम ग्रुप में रखता हूं, अगर मैंने इनकी ग्रुपिंग सेम करी है तो इनका कॉमन एंसेस्टर होगा कोई, मान लो कि डब्ल्यू। तो अगर ये एक्स वाई जेड सेम ग्रुप में है तो डब्ल्यू क्या है, इनका कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो जूलॉजी के हिसाब से। एम्फीबिया आगे रिलेट करते हैं रेप्टाइल्स से, तो हम ये मानते हैं कि रेप्टाइल्स के जो कॉमन एंसेस्टर है वो एम्फीबिया रहे होंगे। ओके, तो कॉमन एंसेस्ट्री वाला पॉइंट, इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि फाइलोजेनी क्या चीज है। तो हमें पता है कि पहले एम्फीबिया आए फिर बाद में रेप्टाइल्स आए, इसीलिए हम पहले एम्फीबिया और बाद में रेप्टाइल्स पढ़ते हैं। एक और चीज, ब्रांचिंग डिसेंट, तो ये ब्रांचिंग जैसा कुछ लग रहा है, तो इसमें फाइलोजेनी को इंक्लूड करेंगे तो ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ब्रांचिंग के लिए एक और शब्द है जिसका नाम है क्लैडिस्टिक। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कह देते हैं। ओके, अलग से कोई सिस्टम नहीं है, इसे एग्जिस्टिंग किसी सिस्टम के साथ में ऐड कर दो ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि ये पहले आया ये बाद में आया। पता कैसे चलेगा कि कौन पहले आया? तो प्रिमिटिव कैरेक्टर वाले पहले आए, क्योंकि कैरेक्टर्स लगातार एडवांस हुए हैं। तो पहले कौन आए? प्रिमिटिव कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म। बाद में जो है वो एडवांस कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स आए हैं। ठीक है, तो ये है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, नेचुरल में ही फाइलोजेनी मुझे समझाना था। अब बात करते हैं फाइलोजेनी को हटाकर एक बार बेंथम एंड हुकर की। बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर बेसिकली इन्होंने काम किया है रॉयल बोटेनिकल गार्डन में। इनका मेनली जो काम था वो था स्पर्मेटोफाइट्स पे। स्पर्मेटोफाइट्स मतलब सीडेड प्लांट्स, यानी मैं बात कर रहा हूं जिम्नोस्पर्म्स और मैं बात कर रहा हूं एंजियोस्पर्म्स की। ओके, तो मैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आगे चलकर दो ग्रुप और हैं, डायकॉट और मोनोकोट्स। तो इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज किया, एक एक कैरेक्टर को बहुत केयरफुली स्टडी किया, इसमें 3 फैमिलीज बनाई और इसमें 199 फैमिलीज बनाई। तो टोटल स्पर्मेटोफाइट की 202 फैमिलीज जो है इन्होंने रेडी कर दी। सिर्फ किसकी? स्पर्मेटोफाइट्स की। इन फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन उन्होंने बुक में दिया, उस बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम आपको याद आना चाहिए, वैसे पिछले लेक्चर्स में हमने बातें करी हैं जेनेरा प्लांटेरम।
लिनियस का बुक का नाम भी जेनरा प्लांटेरम था, हालांकि वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से थी और यहाँ पे सीडेड प्लांट्स के हिसाब से है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि सीडेड प्लांट के हिसाब से बताओ कि जेनरा प्लांटेरम किसकी बुक, तो बेंथम एंड हुकर। ठीक है, ज्यादा आप अगर देखोगे तो जिम्नोस्पर्म की तो 3 ही फैमिलीज, एंजियोस्पर्म पे ज्यादा काम किया है, तो इसलिए एनसीईआरटी भी लिखते समय कहती है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का इन्होंने यूज किया फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। हालांकि किया था सीडेड प्लांट्स, लेकिन जिम्नो में कम कंट्रीब्यूशन एंजियो में ज्यादा है, तो सीडेड प्लांट्स को छोड़कर उन्होंने एंजियोस्पर्म्स ऐड कर रखा है या फ्लावरिंग प्लांट्स बोल रखा है। अब इन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया था तो इन्होंने क्लासिफिकेशन में कैसे रखा, इन्होंने रखा पहले डायकॉट्स, फिर इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स रखे और फिर बाद में इन्होंने मोनोकोट्स रखे। ओके, इनके मुताबिक ये सबसे प्रिमिटिव और मोनोकोट जो है वो सबसे एडवांस। ठीक है, मोनोकोट तो सबसे एडवांस है, आगे चलकर ये बात प्रूव भी हो गई थी। तो मोनोकोट्स सबसे एडवांस हैं, मोर एडवांस। ये बात आगे चलकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हटचिंसन, उन्होंने डिस्क्राइब करी। एक बार बेंथम एंड हुकर पे आते हैं। तो अगर आपको पता चल रहा है तो ये फाइलोजेनी को तो फॉलो नहीं कर रहा, तो फाइलोजेनी यहां पे फॉलो नहीं हो रही। तो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बिगेस्ट नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। यहां पे फाइलोजेनी इंक्लूड नहीं की गई थी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है बिगेस्ट नॉन फाइलोजेनेटिक बिगेस्ट नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ध्यान रखना, जो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया बाद में। तो यहां पे नोट करके आप लिख सकते हो। साइंटिस्ट आए जिनका नाम है ऑसवाल्ड एंड टिपो, इन्होंने जो है वो बिगेस्ट नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। तो एक बात मैंने पिछले लेक्चर में भी करी थी, अभी मैं फिर से बोल देता हूं। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल है, लेकिन सारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम एंड हुकर का नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां पे हमने फाइलोजेनी समझ लिया, बेंथम एंड हुकर की कमी समझ ली, उसको कमी को पूरा करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो समझ लिए। आगे हम बात करते हैं कई और तरीकों से होने वाले क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले एक मेथड हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसे फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं। कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर्स लेने हैं, सॉफ्टवेयर्स लगेंगे और आप कैरेक्टर्स को कोड असाइन कर दोगे। कैरेक्टर्स आर असाइन्ड विद कोड्स एंड नंबर्स। ठीक है, फिर आप ऑब्जर्वेशन करोगे और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको कैरेक्टर जो है वो उस सॉफ्टवेयर में भरना है या वो कोड जो है वो भरना है। तो मान लो कि आपने 2-3 कैरेक्टर देखे, उसके कोड देखे, कोड फीड करे तो 1000 प्लांट के साथ सिमिलैरिटीज आई, और कैरेक्टर्स के कोड भरे तो 500 के साथ सिमिलैरिटीज आई, और कोड भरे तो 200 के साथ 100। ऐसे करते करते क्लासिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको जो है वो हेल्प लेनी पड़ेगी कंप्यूटर्स की, सॉफ्टवेयर्स वगैरह की। ठीक है, तो ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एक बार मैं फिर से नेचुरल पे वापस आता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, बेसिक बातों को ही बार बार घुमा के बता रखा है। अगर मैं सेल के स्ट्रक्चर्स को या सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करता हूं क्लासिफिकेशन के लिए,
हालांकि वो तो नेचुरल में भी हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी एक अलग इन्होंने नाम दे रखा है जो है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर मैं सेल कंपोनेंट्स को देखूंगा। अब एनसीईआरटी ने साइटोटैक्सोनॉमी में ज्यादातर कैरियोटाइप की बात कर रखी है। कैरियोटाइप क्या चीज होती है? कैरियोटाइप होता है कि भाई क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम्स का टाइप कैसा है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर कितना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो साइटोटैक्सोनॉमी में हम सारे सेल कंपोनेंट्स लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ बता रखा है कैरियोटाइप के हिसाब से, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो गया और साइटोटैक्सोनॉमी भी हमने देख लिया। अब हम शुरू कर सकते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब देखो भाई, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप्स के पर्टिकुलर कुछ नाम हैं, ग्रुप की अपनी रैंक है, रैंक के हिसाब से अरेंज कर दोगे तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जैसे किसी भी कंपनी में या फिर आर्मी वगैरह के अंदर रैंक होती है ना, कि ये सबसे ऊपर रैंक, फिर ये, वैसे किंगडम सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ऊपर है, उसके नीचे फाइलम। तो ये जो किंगडम के बाद फाइलम है, ये तो कहलाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। और किंगडम जो है ये अपने आप में एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। तो मैंने बहुत सारे ग्रुप बनाए, ग्रुप को उनकी रैंक के हिसाब से अरेंज किया, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ग्रुप बनाना, टैक्सोन बनाना, ठीक है, उस ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, तो किंगडम, फाइल, फैमिली, ऑर्डर वगैरह वगैरह, फाइलम, ये सब बनकर तैयार हो गए। तो एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, ऐसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो आइए जरा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को समझते हैं। तो बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में मैं एग्जांपल ले लेता हूं भाई। किंगडम, ये एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। फाइलम, ये एक कैटेगरी है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, ये सारी की सारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हम मैंगो को ले लेते हैं। ये सारे के सारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, मैंगो को लेते हैं अपन। मैंगो में सबसे पहले मैंगो का किंगडम क्या है? प्लांटे। फाइलम क्या है? फाइलम आप कह सकते हो, ध्यान से सुनना, पहले वर्ड यूज करते थे स्पर्मेटोफाइट्स, जिसके अंदर दो सब फाइलम मानते थे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। आज की डेट में सीधे एंजियो या जिम्नो ही यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये है एंजियोस्पर्म्स। क्लास क्या है इसकी? तो अगर मैं इसकी क्लास की बात करूं तो इसकी जो क्लास है वो है कि ये डायकॉट्स हैं, ठीक है, डाइकोटिलिडीनई, ठीक है, पूरा नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो। ऑर्डर जो है, ऑर्डर है सेपिंडेल्स। फैमिली है एना कार DACI। जीनस मैंजीफेरा। और स्पीसीज है इंडिका। आइए जरा समझते हैं बेटा, ये है टेक्सा, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और ये है टेक्सा। ध्यान से समझना, किंगडम एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं जिसके अंदर 5 अलग अलग ग्रुप हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये ग्रुप टेक्सा या टैक्सोन, ठीक है। किंगडम एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जिसके अंदर 5 ग्रुप हैं, यानी ये टेक्सा है। ओके, चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलोगे कि किंगडम सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इसमें है, स्पीसीज सबसे छोटा है। तो मैं अगर इधर से इधर जाता हूं, पहली बात, अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो एक तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। एनसीईआरटी आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने ऊपर से लेकर नीचे लिखा और नीचे से एरो चलाकर ऐसे ऊपर कर दी और उसके ऊपर लिख रखा है असेंडिंग ऑर्डर। नेचुरल जो होता है वो डिसेंडिंग होता है। हम असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों पढ़ेंगे, पहले मैं असेंडिंग पढ़ाता हूं फिर मैं डिसेंडिंग पढ़ाऊंगा। चलो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में समझते हैं। लार्जेस्ट, और ये क्या है? स्मॉल।
बेटा किंगडम के अंदर ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि आपस में रिलेट नहीं करते, ठीक है, तो ये लेस स्पेसिफिक है, यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। यहां पे ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मिलेंगे, मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। यहां पे अगर मैं बोलूं तो बेटा किंगडम अगर कम स्पेसिफिक है मतलब ज्यादा जनरल कैरेक्टर्स मिलेंगे, यानी मोर जनरल। यहां पे जैसे जैसे आप आओगे स्पीसीज में, तो स्पीसीज में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ज्यादा पास पास होंगे एक दूसरे के, ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वहां देखने को मिलेंगे, तो जनरलाइजेशन कम होगा, ठीक है। तो यहां पे जनरलाइजेशन कम है, लेस जनरल, ओके। और अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स ज्यादा कौन है, तो बेटा ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लेस कॉम्प्लेक्स। तो मैं जब जब किंगडम से स्पीसीज की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं लार्ज ग्रुप से स्मॉल ग्रुप, लेस स्पेसिफिक से मोर स्पेसिफिक, मोर जनरल से लेस जनरल, मोर कॉम्प्लेक्स से लेस कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं बोलूं कि मोर नहीं, अगर मैं बोलूं सिमिलर कैरेक्टर्स के बारे में, तो मैं बोलूंगा कि यहां लेस सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे और यहां पे मोर सिमिलर कैरेक्टर्स। यानी अगर मैं बोलूं कि एक ही किंगडम के दो प्राणी को उठाओ और फिर एक स्पीसीज के दो प्राणी को उठाओ, किसके अंदर ज्यादा कैरेक्टर्स सेम मिलेंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स किसमें ज्यादा मिलेंगे, तो आप बोलोगे स्पीसीज वाले दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स ज्यादा सिमिलर होंगे, ओके। तो ये है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। आप ऐसा समझ लो कि लार्ज से स्मॉल, यानी सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम और सबसे छोटा स्पीसीज, ठीक है। ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं और ये एक्चुअल ग्रुप हैं, ठीक है। तो इसे मैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की भी कह सकता हूं, ठीक है। किसके हिसाब से अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रैंक। अब अगर मैं बोलूं रैंक यानी बड़ा कौन, तो ये तो है हाई रैंक और ये है स्मॉल रैंक या लो रैंक, सबसे छोटी रैंक। अगर आप यहां पे देखोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की या फिर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में, तो वो है स्पीसीज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। आओ जरा, ये डिसेंडिंग था, अब असेंडिंग के हिसाब से पढ़ते हैं। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे स्पीसीज लिख देता हूं मैं थोड़ा सा नीचे, स्पीसीज, यहां जीनस, ऊपर फैमिली आएगा, उसके ऊपर ऑर्डर, उसके ऊपर आएगा फाइलम, फाइलम से नीचे आएगा क्लास, फाइलम, और यहां आएगा किंगडम। चलिए तो बात करते हैं स्पीसीज में ट्यूबरोसम और नाइग्रम। ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं जीनस सोलेनम से, ठीक है। जीनस सोलेनम बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसिएई से। ठीक है, क्या सोलेनेसी फैमिली में सिर्फ सोलेनम है क्या? नहीं, इसके अंदर पेटूनिया भी है और इसके अंदर धतूरा भी है। तो ध्यान से सुनना, ट्यूबरोसम और नाइग्रम के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सोलेनम में, सोलेनम, पेटूनिया और सोलेनियसी में जितने कैरेक्टर्स हैं, सारे धतूरे में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे सोलेनियसी के अंदर, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर्स का एग्रीगेट इसमें जीनस में, यानी जीनस के अंदर स्पीसीज के कैरेक्टर्स का एग्रीगेट और जीनस के कैरेक्टर्स का एग्रीगेट फैमिली के अंदर।
अब सोलेनियसी बिलोंग करती है पॉलीमोनियल्स से, ठीक है। पॉलीमोनियल्स में क्या सिर्फ सोलेनियसी नहीं, यहां पे और भी फैमिलीज है, जैसे कॉर्न, वॉल, वुल, एसियाई, ठीक है। तो इन दोनों फैमिलीज के जितने भी एग्रीगेट कैरेक्टर्स हैं वो पॉलीमोनियल्स के अंदर, पॉलीमोनियल्स वो होते हैं बेटा जो मल्टी सीडेड प्लांट्स होते हैं बेसिकली, जिनमें सीड्स बहुत ज्यादा होते हैं। पॉलीमोनियल्स जिस क्लास से बिलोंग करता है वो है डायकॉट, ठीक है। तो ये जो डायकॉट है, क्या इसमें सिर्फ पॉलीमोनियल्स है? नहीं, इसके अंदर ब्रासिकेल्स भी है। तो पॉलीमोनियल्स और ब्रासिकेल्स सबके कैरेक्टर्स मिला लो तो डायकॉट में आ गए। क्या डायकॉट अकेला है एंजियोस्पर्म में? तो फाइलम कौन है इनका? एंजियोस्पर्म्स। नहीं, डायकॉट के अलावा मोनोकोट भी है। तो आप देख रहे हो कैसे ग्रुप बढ़ रहा है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स और आगे चलते चलते बहुत सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो लार्ज ग्रुप हमने कैरेक्टर के हिसाब से, ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से बोल रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है प्लांट किंगडम के अंदर। प्लांट किंगडम में क्या सिर्फ एंजियो है? नहीं, एंजियो के अलावा जिम्नो भी है। तो ध्यान से सुनना, स्पीसीज के सारे कैरेक्टर्स जीनस में, जीनस के सारे कैरेक्टर्स फैमिली में, फैमिलीज के सारे कैरेक्टर्स ऑर्डर में, ऑर्डर के सारे कैरेक्टर्स क्लास में, क्लास के सारे कैरेक्टर्स फाइलम में, और फाइलम के सारे कैरेक्टर्स किंगडम के अंदर, यानी जो हाईएस्ट ग्रुप है बेसिकली। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप रैंक भी समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज, नेचुरल मेथड बताओ मुझे, मैं ऐसे लिखकर ऊपर तक जाऊं या नीचे से ऊपर तक जाऊं या ऊपर से नीचे तक जाऊं? तो यहां से मैं यहां गया हूं, ये है असेंडिंग, ठीक है। तो इतनी बातें हमने यहां पे कर ली, और आप देखोगे कि डिसेंडिंग जो है वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि किंगडम से शुरू करके लास्ट तक आने में ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे की बातें, और मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गई। तो एनसीईआरटी में ये सारी अलग अलग दे रखी हैं, तो मैं एनसीईआरटी निकालता हूं और मैं इनको अलग अलग आपको पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्पीसीज वगैरह का जो कंसेप्ट है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ये रहा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। तो आइए जरा, टेक्सोन वगैरह इन्होंने काफी सारी चीजें कह रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं अपन, इस पे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आओ जरा, स्पीसीज हो गया, देखिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो हैं, थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस वगैरह हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे सोलेनम वगैरह का एग्जांपल हमने अभी अभी लिया है, ठीक है। एक जीनस के अंदर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, ओके। तो ये है स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं, जीनस देखते हैं। जीनस की अगर मैं बात करूं तो हमारे सोलेनम वाला एग्जांपल यहां पे भी है, ठीक है। जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो स्पीसीज के सारे कैरेक्टर्स कहां पे होंगे? जीनस के अंदर होंगे, बस यही बात है, ठीक है। ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अब अपन, फैमिलीज में आ जाते हैं। फैमिलीज में क्या होगा? फैमिलीज के अंदर इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोल रखी है यहां पे, कि फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस। देखो, अगर मैं सिमिलर कैरेक्टर्स अभी मैं पीछे बता के आया हूं कि सिमिलर कैरेक्टर्स तो आपको ज्यादातर स्पीसीज में मिलेंगे, बड़े ग्रुप की तरफ जाओगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे, कैरेक्टर्स का नंबर ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फैमिलीज हो गए। आप एक बार जरूर पढ़ना और इसके बाद में मुझे बताना कि क्या क्या डाउट आए हैं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहां पे आ गया है ऑर्डर, ओके, जिसका मुझे इंतजार था। अब आओ जरा, ऑर्डर्स में इन्होंने बोल रखा है कि
फैमिलीज को इकट्ठा कर लो सारे के सारे। अब इन्होंने बोला जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, ऑर्डर और उससे हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे आइडेंटिफाई करेंगे हम? एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर तो सभी में ही थे, इसमें ऑर्डर और उससे हायर यानी क्लास की बात करने, क्लास फाइलम इनकी बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखो जरा यहां पे जो एग्रीगेट कैरेक्टर्स हैं, आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए बेसिकली, मैं बता देता हूं कि स्पीसीज का एग्रीगेशन है जीनस, जीनस का एग्रीगेशन है फैमिली में, फैमिली का एग्रीगेशन है ऑर्डर में, सभी में ही है। तो इन्होंने ये क्यों बोला कि जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर, सारे के सारे ही बोल देते एग्रीगेशन तो सभी में है, तो ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोलने की क्या जरूरत थी बेसिकली? तो आइए इस बात को समझते हैं। यहां पे जो एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, एक बार मैं उस पेज पे वापस आता हूं जहां पे मैंने पढ़ाया था, आओ जरा। तो बेटा यहां पे ऑर्डर में जो बात लिख रखी है, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ऑर्डर एंड हायर। हायर क्यों? लोअर में भी तो एग्रीगेट है, हायर ग्रुप, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, यहां पे एग्रीगेट की बात चल रही है फ्लोरल कैरेक्टर्स की। जितना आप इस चैप्टर को सिंपल समझते हो उतना वैसे ये है नहीं, डिटेल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स में किस कैरेक्टर्स की बात चल रही है? फ्लोरल कैरेक्टर्स की। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं बोलूं ट्यूबरोसम नाइग्रम, ये सोलेनियसी से बिलोंग कर रहे हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम। सोलेनियसी के अंदर जितने भी प्राणी हैं ऑल हैव सेम फ्लोरल कैरेक्टर्स। अरे हाँ या ना, मॉर्फोलॉजी याद करो जरा एक बार। मॉर्फोलॉजी में पूरी फैमिली का एक ही फ्लोरल फॉर्मूला होता है, उसी फ्लोरल फॉर्मूला के हिसाब से सारी फैमिली चलती है। तो पूरी फैमिली के अंदर ही सिर्फ एक ही टाइप का फ्लोरल कैरेक्टर है, मतलब सारे फ्लावर सेम सेम हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर पे आओगे, पॉलीमोनियल्स में आप बोलोगे कि भाई साहब फ्लावर लेके आओ, तो अब वो बोल सकते हो कि सोलेनियसी का फ्लावर यानी ऐसे कैरेक्टर वाला फ्लावर जो कि सोलेनियसी में मिलता है, या ऐसे कैरेक्टर वाला फ्लावर जो कॉन्वोल्वुलेसियाई में मिलता है या किसी और फैमिली में मिलता है। अब ऑर्डर में आकर फ्लोरल कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट होने लगे हैं। यहां तक फैमिली तक तो फ्लावर क्या थे? सभी में सेम थे। सोलेनियसी का चाहे धतूरा हो, चाहे पेटूनिया हो, चाहे सोलेनम हो, सभी के अंदर फ्लावर सेम रहेगा। इसीलिए फ्लोरल कैरेक्टर्स को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन। तो अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोरल कैरेक्टर्स समझने हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, डिफरेंट डिफरेंट, एग्रीगेट मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को समावित करना या एक साथ रखना। तो अगर मुझे अलग अलग टाइप के फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं तो मुझे एटलीस्ट ऑर्डर या ऑर्डर से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये बात बेसिकली यहां पे ऑर्डर के केस में लिख रखी है, ठीक है। और चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अगर मैं बोलूं कि एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ, और अगर मैं पहला ऑप्शन लिखता हूं ऑर्डर, दूसरा लिखता हूं फैमिली, तीसरा लिखता हूं जीनस और चौथा लिखता हूं स्पीसीज, तो आपका क्या मार्क होगा? आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। चलो मैं आंसर बता देता हूं, अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिख लिया है तो आंसर है ऑर्डर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ऑर्डर एंड हायर। अगर मैं यहां पे स्पीसीज को हटा दूं, सेम क्वेश्चन, स्पीसीज को हटा दूं, स्पीसीज की जगह यहां पे मैं लिख दूं क्लास, अब बताओ किसका आंसर जाएगा? ऑर्डर एंड हायर। ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, उसके बाद में हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो ठीक है, आंसर है क्लास। अब ऑर्डर जो है वो आंसर नहीं है। रीजन, ज्यादा एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर किस में आएंगे? ऑर्डर में आएंगे या क्लास में आएंगे?
तो ज्यादा एग्रीगेट यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स का ग्रुप ऑर्डर से ऊपर ही तो ज्यादा होगा। क्लास से ऊपर अगर फाइलम लिखा होता तो वो आ जाता। आगे बात समझ में? चलिए जरा, तो इस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हमने सारी की सारी पढ़ ली है। मैं एक बार फिर से एनसीईआरटी पे आ जाता हूं ताकि मैं आपको सारी बातें वो बता सकूं। इस पेज पे थे अपन, फिर यहां पे क्लास वगैरह की बातें कर रखी है। ठीक है, जो रिलेटेड ऑर्डर के होते हैं वो क्लास में आते हैं। ठीक है, फाइलम की बात यहां पे कर रखी है। फाइलम के अंदर क्या आएंगे? जो जो क्लासेस हैं बेसिकली उसमें जितने ऑर्गेनिज्म है वो सारे फाइलम के अंदर आ जाएंगे। और फाइनली जितने फाइलम के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे किस में आएंगे? किंगडम के अंदर आ जाएंगे। ये किंगडम रहा। ठीक है, ये वो डायग्राम है जो आपको ध्यान रखना है। स्पीसीज स्मॉलेस्ट और ये है लार्जेस्ट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक बार डायग्राम है यहाँ पे, टेबल है सॉरी, उसको देख लेते हैं। उसके बाद में हम इस लेक्चर को ओवर करेंगे। तो आपको ये जो टेबल है वो याद रखना है। MTR लिख रहा हूं मैं। MTR का मतलब है मुझे तो रटना है। तो मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट, इनकी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इससे एक कॉलम वाला क्वेश्चन आ जाता है। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस लेक्चर में आज हमने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज भी पढ़ ली हैं और एक तरीके से आप देखें तो लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर और बातें करेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने जो जो काम करे थे, एरिस्टोटल, थियोक्रेटस, ठीक है, लीनियस ने क्या काम किया था, विटेकर ने क्या काम किया था, कार्ल वूज ने क्या काम किया था, ये सारी बातें देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। और अगर पिछले लेक्चर्स को आपने अभी तक नहीं देखा तो आप वो आई बटन में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।